Jai Sri Swaminarayan, student of Standard 8, welcome in my lecture. Dear student, I continue chapter number 9, Freedom Movements of 1857 Revolt. Dear student, as we have discussed here about what are the regions of 1857 revolt, who participated, what is the role of Gujarat, 1857 revolt in Gujarat. Today I am going to explain about in our previous lecture we discussed about our revolt was not successful. The revolutionaries made many efforts but did not get success. What are the reasons? So today I am going to explain about why was the revolt failure. विद्यार्थियों, हम 1857 की क्रांति के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने उसके पीछे कारण, उसकी विभिन्न घटनाओं के बारे में हमने डिस्कस किया। आज हम जो यहाँ पढ़ने जा रहे हैं वो है ये जो असफल क्यों हुआ, असफल होने के पीछे मुख्य कारण क्या थे। जैसा हमने यहाँ हमारे जितने भी रिवोल्यूशनरीज थे, जो भी लीडर्स थे और आम जनता ने बहुत ही साहसिक तरीके से विरोध किया था, अगेंस्ट गए थे ब्रिटिश के। इसके बावजूद भी हमारा ये जो इतना बड़ा मिशन जो था वो असफलता के पीछे क्या कारण था, क्यों सफल नहीं हो पाया। तो एज वी एवरीवन नो, देखिए 10 मई को स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ से शुरुआत हुई थी। मंगल पांडे वॉज द फर्स्ट, है ना, हु बिकेम मार्टियर, ये भी हमने पढ़ा था। इतना शहादतों के बावजूद भी ये जो रिवोल्ट अनसक्सेस हुआ था, उसके पीछे क्या कारण थे। द रिवोल्यूशनरीज वॉज अनसक्सेस इन रिट्राइविंग द पावर फ्रॉम ऑफ ब्रिटिश रूल। अब देखो यहाँ ऐसा क्या कारण रहा जो हम अंग्रेज़ों को उस समय भगा नहीं सके, हमारे जो रिवोल्यूशनरीज थे वो भगा नहीं सके। तो फॉर इट इज़ द सर्टेन लिमिटेशन ऑन देयर साइड रिस्पॉन्सिबल, उसके लिए ऐसे कई रेस्पॉन्सिबल थे। तब उसमें से अगर हम लोग देखें तो लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन की बात आती है। बिगेन बिफोर या स्टार्टेड बिफोर डेट, डाइवर्सिटीज, सोशल वर्कर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिड नॉट ज्वाइन, सिख एंड गोरखा फॉट फ्रॉम द ब्रिटिश साइड। फिर दूसरा हम जो पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। तो देखिए द फर्स्ट जो हमारा रीज़न था कि वाई वी गॉट, तो देखिए देयर वॉज लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन इन रिवोल्ट। अब देखो सबसे बड़ी हमारे यहाँ पे कोई ऐसी सेंट्रल प्लानिंग नहीं थी। द इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड, दैट टाइम इंडिया वॉज इन डिफरेंट डिवीजन, वी हैव लॉट्स ऑफ डिवीजन एंड वी कैन नॉट कोऑर्डिनेट टू ईच अदर। तो द वर्ल्ड रिवोल्ट लीडरशिप वॉज रिड्यूस टू द लोकल लीडर्स। अब देखो जो भी लीडर्स थे वो क्या थे, लोकल लीडर्स थे, रादर देन सेंट्रल लीडरशिप। मतलब लेक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप भी हम इसको बोल सकते हैं कि कोई हमारे लिए सेंट्रल, है ना, एक व्यक्ति के हाथ में नहीं था। इसमें जो भी लीडर्स थे वो लीडर्स क्या थे, सभी तरीके से अलग अलग भाग के थे, लोकल थे, कोई हर व्यक्ति अपने तरीके से लड़ा। देर इज नॉट एनी फिक्स प्रोग्राम, वहाँ कोई ऐसा फिक्स प्रोग्राम नहीं था। एट द प्लेस ऑफ लेस स्ट्रेंथ देयर वॉज नो प्रोविजन ऑफ मीटिंग एंड सप्लाई ऑफ वेपन्स एंड सोल्जर्स। अब ऐसे लेक ऑफ सेंट्रल प्लानिंग की कमी से ऐसा हुआ कि वहाँ पे कोई इसी तरह का कोई पावर नहीं रहा, ठीक है, या हाँ समय पर वेपन्स नहीं पहुँचा सके, एक सिस्टम से काम नहीं चला। लोकल जो भी थे वो अपने अपने तरीके से, है ना, अपने अपने तरीके से क्या कर रहे थे, वो लोग अपने अपने तरीके से चल रहे थे। उसमें देर इज लैक ऑफ, बिल्कुल कोऑर्डिनेशन रहा ही नहीं। अब कोऑर्डिनेशन नहीं रहने के पीछे कारण था कि देर इज नो
सेंट्रल लीडरशिप, है ना, एक लीडर्स के अंडर में अगर होता तो सब संभव था, लेकिन यहाँ क्या था, देयर वेर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रीजन, अलग अलग भाग थे, अलग अलग क्षेत्र के लोग थे। सेकंड था एज ए रिवोल्ट स्टार्टेड प्रायर टू डिसाइडेड डेट, है ना, जैसा 31 मई को स्टार्ट होने वाला उसकी जगह 10 मई को स्टार्ट हो गया। प्लानिंग वॉज स्केटर्ड एंड ब्रिटिशर्स गॉट अलर्ट। और उससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ कि यहाँ जो ब्रिटिशर्स थे उनको वे अलर्ट हो गए, है ना। प्रायर डेट 10 जहाँ 31 को था उसके बजाय यहाँ जो शुरू हो गया वो 10 मई को शुरू हो गया मेरिट के अंदर। और ये इसका जो बड़ा बेनिफिट ब्रिटिश ने ले लिया, तो हमारे हमने जो होल प्लानिंग कर रखी थी दैट वाज स्केटर्ड, वो बिखर गई। द हाई फ्रिक्वेंसी रिवोल्ट वाज सीन इन द लिमिटेड, है ना। अब देखो जिस तरीके से रिवॉल्यूशन चल रहा था, केवल कुछ जगहों पर उसकी हाई फ्रिक्वेंसी दिखी गई, कई जगहों पर तो शुरू भी नहीं हुआ, कई जगहों हुआ तो शुरू हुआ तो वो बहुत ही स्लो वे से शुरुआत हुई। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली नॉट जॉइन द रिवोल्ट। इसके बाद में देखिए होल प्लानिंग, कई ऐसे जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, देयर वर मेनी सोशल रिफॉर्मर्स, बट दे वर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नॉट ज्वाइन। वे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वैसे वो इस रिवोल्ट के साथ ज्वाइन नहीं हुए, ठीक है। द सोर्ट द इमर्जिंग एजुकेशन क्लास डिड नॉट सपोर्ट द रिवोल्ट। और यहाँ तक कि जो एजुकेटेड लोग थे उन्होंने भी किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं दिया। इंडिया इज़ नॉन फॉर इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। देखो हमारे कंट्रीज़ के अंदर डाइवर्सिटी, अब डाइवर्सिटी किस किस की है, देखो कस्टम्स की डाइवर्सिटी थी, लैंग्वेज की थी, वी अलग अलग क्षेत्रों से थे। और ये सबसे बड़ा इन डाइवर्सिटी की वजह से द पीपल कैन नॉट कोऑर्डिनेट टू ईच अदर, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट नहीं कर सके, कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे, बेटर कम्युनिकेट नहीं हो पाता था, क्योंकि दे कुड नॉट अंडरस्टैंड टू ईच अदर, एक दूसरे को समझ नहीं पाते। नॉट देयर इज नॉट ए फिक्स लैंग्वेज, एक ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं। पीपल स्पीक द डिफरेंट, है ना, लोकल लैंग्वेज, ज़्यादातर लोकल लैंग्वेज ही पढ़ते जानते थे। सो यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या थी। और उसमें देखिए डिफरेंट स्टेट वेरिड लैंग्वेज, है ना, अलग अलग तरह की भाषाएं, फूड, क्लॉथिंग, दे ऑल लिव्ड अंडर द ब्रिटिश रूल एज डिफरेंट रीजन। वे सभी लोग ब्रिटिश रूल के अंदर रहते थे लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में। द फीलिंग ऑफ पेट्रोटिज्म सिटीजनशिप हैज़ नॉट डेवलप इन द पीपल ऑफ लीडरशिप। देखो उस समय न तो पेट्रोटिज्म की भावना, मतलब केवल अपने ही क्षेत्र को खाली करवाने की बात समझ में रखते थे, केवल अपने क्षेत्र के बारे में सोचते थे, उस समय पूरे नेशन के बारे में नहीं सोचा जाता था। तो मेनी किंग्स दैट टाइम वर नॉट साइड ऑफ द ब्रिटिशर्स और पैसिव, ठीक है, सॉरी, मेनी किंग्स ऑफ द ऑन द साइड ऑफ द ब्रिटिशर्स। कई ऐसे राजा महाराजा जो थे वो ब्रिटिशर्स की ओर थे, यार को स्पेसी, मतलब इसमें कंट्रीब्यूट ही नहीं किया था उन्होंने। सिख और गोरखा, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, सिख और गोरखा की बात करें, फोर्ट फ्रॉम द ब्रिटिशर साइड। इन लोगों ने ब्रिटिश के साइड में, ठीक है, ब्रिटिशर्स के साइड में उन्होंने लड़ा। इन ए वे दे प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग द रिवोल्ट ए फेलियर। और बहुत महत्वपूर्ण उनका वो रहा, इन गोरखाओं और सिख लोगों ने इस रिवोल्ट में अपना पार्टिसिपेशन नहीं दिया, जबकि वे ब्रिटिश की साइड लड़े। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा हमारे को इस रिवोल्ट को ख़त्म करने में। द ब्रिटिशर्स वर फार अहेड इन टर्म ऑफ सोल्जर्स, वेपन्स एंड चिफ्टन। अब देखो यहाँ उनके पास आधुनिक हथियार थे, हमारे पास कोई ऐसे वेपन्स नहीं थे। फिर हमारे पास इतनी बड़ी आर्मी, इनके पास एक एडवांस आर्मी थी, जिसकी वजह से वो हमसे काफ़ी अहेड, मतलब कहा कि आगे की सोच करके काम करते थे, इसकी वजह से भी हम असफल हुए। डिफरेंट लीडर्स हैड द मोटिव टू गेट बैक लॉस्ट रूल, नॉट टू डिफीट द ब्रिटिशर्स। अब देखो यहाँ कई ऐसे उस समय के लीडर ने जो थे राजा,
उनका टारगेट ओनली उनके खोए हुए राज्य को वापस प्राप्त करना, न कि ब्रिटिश को भगाना या हेल्प करना एक दूसरे की। लेकिन मेन टारगेट ऐसे कई लोगों में, सबके सब ऐसे नहीं थे, लेकिन मैनी किंग्स वर देयर, ऐसे कई राजा लोग थे जो केवल अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए लड़ रहे थे, न कि नेशनल के लिए। तो डिफरेंट लीडर्स हैड मोटिव टू गेट बैक टू लॉस्ट देयर एंड नॉट टू डिफीट द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स को हराना उनका टारगेट नहीं था। दस दे डिड नॉट फाइट फॉर अदर्स ऑफ अ ग्रुप, इसलिए वे दूसरों के लिए नहीं लड़े या नहीं एक बड़े ग्रुप के लिए लड़े। जब उनका काम पूरा हुआ तो उन्होंने इसे छोड़ दिया। अब इस सभी कारणों की वजह से रिवोल्ट फेल हुआ। तो एज डियर स्टूडेंट, अभी हमने ये टॉपिक पढ़ा, उसमें आप वापस से ध्यान से समझ लो कि रिवोल्ट फेल क्यों हुआ, मतलब सफल क्यों नहीं हो पाए। हम 1857 के अंदर ही इतना बड़ा रिवोल्ट हुआ, वी वेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश, हम ब्रिटिश के खिलाफ गए, फिर भी हम वहाँ असफल क्यों नहीं हुए इन मुट्ठी भर अंग्रेजों के बीच में। तो देखो, सबसे बड़ी अगर बात ही हमारे में वी हैव ए लैक ऑफ द कोऑर्डिनेशन, वी हैड ए लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। कहने का मतलब हमारे में कोऑर्डिनेशन नहीं था। एक हमारी जो सेंट्रल लीडरशिप होनी चाहिए थी, दैट वाज नॉट दैट टाइम। उस समय वो सेंट्रल लीडरशिप, देखो सेंट्रल लीडरशिप का मतलब एक व्यक्ति के अंडर में सब काम का नाम। अंग्रेज में क्या था, अंग्रेजों के पास सबसे बड़ा था, उनके पास एक सेंट्रल लीडरशिप थी। अब इस सेंट्रल लीडरशिप की वजह से वो क्या है, जो भी एक व्यक्ति निर्णय लेता था और सभी को यहाँ जो निर्णय होते थे वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से होते थे, है ना। एक साथ मिल करके एक साथ पूरे देश के अंदर यदि अगेंस्ट में गए होते तो डेफिनेटली वी गॉट सक्सेस, तो हमें वहाँ सफलता मिलती। लेकिन यहाँ क्या हुआ, एक आज शुरुआत हुई, एक 10 दिन बाद कई बार रुक गए बीच में। तो इस तरह हमारा पूरा लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन इज द मेन फैक्टर। द रिवोल्ट वॉज रिड्यूस्ड लोकल लीडर्स रादर देन सेंट्रल लीडरशिप इज मस्ट। फिर अगर हम लोग दूसरी बात करें तो इट इज स्टार्टेड प्रायर डेट का मतलब जानते थे हम लोग, जो प्री कर रखी थी, डेट फिक्स कर रखे थे, है ना। एज वी नो दैट इज देखिए 31 मई को हमने फाइनल किया था, ओके। बट स्टार्टेड ये कब शुरू हो गया, 30 मई से पहले 10 मई को ही हो गया। तो वो पूरा हमारा प्लानिंग था वो स्केटर्ड हो गया और ब्रिटिश बिकेम अवेयर हो गए, अलर्ट हो गए, है ना। उनमें अलर्ट नहीं। फिर डाइवर्सिटी देखो, हमारी कंट्री क्या है, विभिन्नताओं का देश है। भाषा सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वी कैन नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर। हम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे। अब कम्युनिकेट नहीं बेटर कर सकते थे तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, वी कैन नॉट बी अंडरस्टैंड। हम एक दूसरे से समझ नहीं सकते से, हमारे पास कम्युनिकेशन के साधन भी नहीं थे, एक बात ध्यान रखना। लेकिन कम्युनिकेट करना इवन इट इज टफ फॉर टू ईच अदर, एक दूसरे को समझना बड़ा तकलीफ वाला मामला था। फिर हम लोग सिख और गोरखा की बात करें, दे सपोर्टेड द ब्रिटिशर्स, उन्होंने ब्रिटिश को सपोर्ट किया। फिर इन टर्म ऑफ अगर हम सोल्जर्स के हिसाब से देखें या वेपन्स के बेस पे देखें तो दे वर वेरी अहेड, हमारे से बहुत आगे थे ब्रिटिशर्स उस समय में वेपन के मामलों में। और इसके बाद में जो लीडर्स थे, दे ओनली, उनकी जो थिंकिंग थी वो केवल टू रीगेन देयर किंगडम, उनके किंगडम को उन्हें वापस से लेना उनका टारगेट था, न कि ब्रिटिश के खिलाफ लड़ना। तो दीज ऑल आर द रीजन्स ऑफ फेलियरिंग, है ना, फेलियर होने का ये कारण थे कि असफल क्यों नहीं हुआ। अंत में हम आज इस लास्ट का है इफेक्ट्स एंड कंसिक्वेंसेस, इसके प्रभाव क्या पड़े और इसका क्या परिणाम निकला। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, है ना। भले हम असफल हुए लेकिन दिस रिवोल्ट वॉज फेलियर इज गेटिंग बैक टू रूल ऑफ ब्रिटिशर्स। देखो ब्रिटिश ने वापस से अपनी सत्ता हाथ ले, उन्होंने सप्रेस कर दिया हमारे इस रिवोल्यूशन को। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ, कुछ इसके इफेक्ट्स भी पड़े, कुछ न्यू चेंजेस भी आए। विच ईयर उसमें देखो कंपनी रूल वॉज एंडेड। अब इसमें सबसे बड़ा क्या इफेक्ट हुआ, कंपनी रूल खत्म हो गया। अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी, बट अब नाउ सीधा केम अंडर द ब्रिटिश, ठीक है। और सीधा हम अब किसके अंडर में चले गए, ब्रिटिश रूल, मतलब ताज के अंदर। तो वहाँ सब होल, है ना, जो भी शासन व्यवस्था थी दैट इज एज अकॉर्डिंग टू द
Britishers. Second, the interference in the internal affair of the state. Our nation was stopped. अब देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी एज हम लोग 1757 से देखते हुए आ रहे हैं, आफ्टर बैटल प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर का, देयर वर मच इंटरफेरेंस इन द स्टेट, है ना। कई पॉलिसीज के माध्यम से क्या कर रहे थे वो, हमारे इंटरफेरेंस इन अवर इंटरनल मैटर, हमारे आंतरिक मामलों में या हमारे यहाँ इंटरनल अफेयर्स तो स्टेट के अंदर वो लोग क्या करते थे। लेकिन 1857 के रिवोल्ट के बाद में ये बंद हो गया। इनका जो इंटरफेरेंस था दैट वाज स्टॉप्ड, वो रुक गया। तो द इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ स्टेट ऑफ आवर नेशन वाज स्टॉप्ड। There arose need of company to bring the necessary change in the policies towards India. अब देखो सबसे बड़ा है bring necessary changes, कुछ ऐसे परिवर्तन लाने के लिए उनको सोचने के लिए मजबूर कर दिया। अब उन्होंने सोचा कि कुछ अगर हम परिवर्तन नहीं करेंगे तो वापस से पीपल बिकम डिससेटिस्फाइड एंड दे कम अगेंस्ट अस, वो हमारे विरोध आएंगे। ऐसा सोचकर फिर कंपनी ने क्या किया, कुछ चेंजेस, परिवर्तन लाए। देयर वॉज एन इंक्रीज इन द एमिनिटीज, DA सैलरी ऑफ इंडियन सिपाहीज। अब देखो सबसे बड़ा मुद्दा था, है ना, और वो था सैलरी का, 6:150 का। दे आर नॉट गिवन द प्रमोशन, है ना। इंडियन सोल्जर्स को इन्फीरियर समझते थे, दे आर नॉट गिविंग देम, उनको किसी तरह का प्रमोशन नहीं दिया जाता था। अब नाउ दे हैड टू चेंज, है ना, उनको ये परिवर्तन लाना पड़ा। सोल्जर्स के लिए स्पेशली इंक्रीज एमिनिटीज, उनकी फैसिलिटीज़ बढ़ाई गई। DA, है ना, डेली अलाउंसेस एंड सैलरी ऑफ इंडियन सिपाही, जो भारतीय सिपाही जो कि सैलरी में वृद्धि की गई। मतलब उनको एक बहुत बड़ी स्टेप्स यहाँ सोचना पड़ा। दिस रिवोल्ट हेल्प इन इन्वोकिंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन पीपल ऑफ इंडिया। देखो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट इफेक्ट जो हमारे कंट्री, हमारे लिए फेवर में था कि इस घटना के बाद में राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ। भारतीय लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ, क्योंकि इसका परिणाम अंग्रेजों की नीति जानने में आई। इतने बड़े देश के अंदर देखो, जहाँ कम एक मुट्ठी भर लोगों ने इसको असफल कर दिया, तो पीपल कैम टू नो एंड उनमें एक राष्ट्र के प्रति भाव उत्पन्न हुए। दे स्टार्टेड टू कलेक्टिंग, और आगे जाकर ये हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा ग्रुप भी बनाया गया और हम राष्ट्र के लिए लड़ना हमने शुरू कर दिया। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। इसके साथ साथ सिलेबस का भी अंतिम टॉपिक था। ठीक है, इसके लिए आपका होमवर्क है, आज का जो होमवर्क है इन दोनों के ऊपर नोट्स लिखोगे। पहला क्वेश्चन है ये आपका, व्हाई वाज द रिवोल्ट फेलियर एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ 1857 रिवोल्ट। दिस इज योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क है। ओके, तो दिस वे टुडे आई फिनिश योर फर्स्ट सेम सिलेबस। आपका फर्स्ट सेम का सिलेबस फिनिश हुआ। डियर स्टूडेंट, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे। कल से हम रिवीजन यूनिट, नेक्स्ट लेक्चर में हमारा रिवीजन यूनिट और रिविजन्स के जो क्वेश्चंस अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दैट विल बी डिस्कस्ड हियर एंड शो मी योर होमवर्क। आप अपना होमवर्क मुझे दिखाएं, ठीक है ना। आप अपने यहाँ होमवर्क ग्रुप के अंदर आपने कितने चैप्टर्स फिनिश कर लिए हैं, इसका या तो वीडियो बना करके उसमें रखें या अपनी अच्छा एक वीडियो में मतलब आप पेज खोलते हुए मुझे बताएं और कंप्लीट कर दें विद इन वीक। इस वीक के अंतर का लास्ट आपका पूरा होमवर्क फिनिश हो जाना चाहिए। जय श्री स्वामीनारायण। और जल्द ही हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे।